A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो इस क्लास में हम इस पूरे क्लास में जो है क्लास 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। सो इस क्लास का जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 4, इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म के बारे में। किस तरीके से जो ये कॉलोनीज जो बनाई जा रही थी अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में, फॉर एग्जांपल इंडिया, बेसिकली हम लोग इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने फॉरेस्ट को किस तरीके से अफेक्ट किया, बट हम थोड़ा ब्रीफली बात करेंगे कि वर्ल्ड ओवर भी क्या क्या चेंजेस हुए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी सारी बातें पढ़ने जा रहे हैं अबाउट डिफॉरेस्टेशन, राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, हाउ द लाइव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की बात करती हूँ तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में ये चैप्टर नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में सीखने को नहीं मिलता इस चैप्टर से, बट ये चैप्टर जो है फॉरेस्ट्री के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताएगा। तो ये चैप्टर जो है आपकी जो एनवायरमेंटल वाला जो सेक्शन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फॉरेस्ट से जुड़े हुए जो सवाल है उनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए उसके बारे में आपको इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और जो जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं उसको मैंने उसको जो PPT है आपको काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन भी मिलेगी, तो यू कैन टोटली लर्न दैट। ओके, तो इस चैप्टर में हम शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि 1700 से लेकर 1995 तक की बात हो रही है। 300 सालों की बात कर रहे हैं। तो 300 सालों में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई दुनिया के सभी पार्ट्स में। शुरुआत होती है यूरोपियन कंट्री से, रशिया में, अमेरिका में, धीरे धीरे आती है डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ। तो ये जो वो टाइम पीरियड है इन 300 सालों में लगभग सारे के सारे देश हैं दुनिया के, वो सभी के सभी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन उनमें आ चुका है। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ होल अगर हम उसका इफेक्ट देखते हैं तो 9.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स टोटल एरिया वॉज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। 9.3% का जो एरिया था पूरे टोटल वर्ल्ड का, उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्लियर किया गया क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रीज़ बनानी थी, कल्टीवेशन करनी थी, पास्चर्स बनाने थे, फ्यूल वूड चाहिए था। तो ये एक ऐसी फिगर है, मतलब आप इसको चाहें तो अगर आपको यूज़ करना चाहें इसको फिगर को तो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब आप कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि किसी बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट से आ रही है या NCERT का पार्ट है, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग के ड्यूरिंग कि NCERT सोर्स जो है NCERT, तो आप ये हमेशा वो स्टेटमेंट लिख के ब्रैकेट में NCERT लिख दोगे। वो कुछ भी स्टेटमेंट आपने लिखा अगर आपको याद है तो ब्रैकेट में उसका रिपोर्ट कर लिख दोगे आप कि भाई फॉरेस्ट रिपोर्ट से आया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, या वेबसाइट से आया है, या स्पेशल किसी टॉक से। तो उस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपके मार्क्स जो है आपका जो आंसर है उसका वेटेज जो है बढ़ जाता है और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। सो दिस इज़ 9.3% ऑफ का जो वर्ल्ड का टोटल एरिया था उसको सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्लियर किया गया। नई डिमांड आ रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ सब जगह की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंडिया की भी बात है इसके अंदर। तो नई डिमांड आ रही थी फॉरेस्ट पे, फॉर टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लेड टू द न्यू रूल्स ऑफ द फॉरेस्ट रूल। फॉरेस्ट रूल जो है नए क्यों बनाए गए, हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने आके हमारे देश के अंदर फॉरेस्ट रूल्स बनाए, क्यों बनाए गए वो रूल, हम उसकी बात करेंगे। मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ मैं आपको वो क्यों समझाती हूँ अपनी क्लासेस में, तो अगर आपको वो क्यों समझ में आ जाता है तो यू कैन टोटली राइट योर आंसर। सिंपली अगर आप रटते हैं कि ये फैक्ट्स है 1 2 3 4 5 तो आपको शायद भूल जाएगा, बट अब आपको क्यों समझ में आ जाता है तो फिर आप हमेशा याद रखते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कॉलोनियल कंट्रोल जो एस्टैब्लिश हुआ है फॉरेस्ट में, किस तरीके से लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है, किस तरीके से रेबेलियन होते हैं अलग अलग तरीके से, सिर्फ इस कारण से कि फॉरेस्ट के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया है। तो सबसे पहले हम एक टर्म समझने की कोशिश करते हैं विच इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन एक टर्म है। डिफॉरेस्टेशन का अगर आप मतलब समझते हैं तो डिफॉरेस्टेशन होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू डिफॉरेस्टेशन। सिंपल सी बात है, अगर आप फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं तो इसका मतलब है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन जो था वो बहुत ज़्यादा सिस्टमिक और एक्सटेंसिव हो गया था जब कॉलोनियल रूल्स आ जाता है हमारे कंट्री के अंदर। पहले भी हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे बट दैट वाज ऑन फॉर वेरी वेरी स्मॉल स्केल, और वो इतना स्मॉल स्केल होता था कि नेचर जो उसको रिप्लेनिश कर लेती थी आराम से, या तो लोग ट्राइबल लोग करते थे या यहाँ की पॉपुलेशन करती थी। बट अब क्या हुआ, जैसे ही हम कॉलोनी बनते हैं ब्रिटिशर्स अगर आते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उनके देश में आ चुका है, इसीलिए वो हमको कॉलोनी बना रहे थे, तो हम उनके रॉ मटेरियल सप्लायर थे, ये हम सब कुछ जानते हैं।
तो अगर हम उनको हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू करेंगे। तो जो फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन था जो इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाता है। किसकी वजह से? अंग्रेज़ों के आने की वजह से। तो उन्होंने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया। 3 कारण थे उनके डिफॉरेस्टेशन करने के। पहला, वो चाहते थे कि लैंड को इम्प्रूव किया जाए, ज़मीन को इम्प्रूव किया जाए। दूसरा, वो चाहते थे स्लीपर्स फॉर रेलवे लाइन्स बिछा रहे थे हमारे देश में, तो उनको उसके लिए जो रेल्स ट्रैक बिछाने के लिए जो बीच में लोहे की आपने बीम देखी है, तो वो पहले लकड़ी की डला करती थी। मतलब रेल की पटरी तो लोहे की है, बीच बीच वाले जो बीम्स होते थे वो लकड़ी के होते थे। तो उसको बनाने के लिए और प्लांटेशन करने के लिए। प्लांटेशन किस चीज़ की? जो कैश क्रॉप्स है उनका प्लांटेशन। तो 3 कारण थे। इन 3 कारणों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला था इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। क्या होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड? अंग्रेज़ों को लगता था कि जो अभी लैंड है वो उसको हम और इम्प्रूव करेंगे। उनके इम्प्रूवमेंट से उसका मतलब था कि वो, उनको लगता था कि जो फॉरेस्ट है, जो एज इट इज़ हमारे फॉरेस्ट है, जंगल जो है हमारे, वो अनप्रोडक्टिव है। वो हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं देते जितना उनके अंदर पोटेंशियल है वो हमें दे सकते हैं। ऐसा ब्रिटिशर्स का व्यू था। ब्रिटिशर्स जो थे वो, उन्होंने जंगलों में बोला कि भाई जंगल में जंगली चीज़ें लगाने से अच्छा है कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स लगाई जाएँ। कमर्शियल क्रॉप जिनको कैश क्रॉप भी कहा जाता है, जिनसे कि हमें ज़्यादा इनकम होती है। फॉर एग्जांपल शुगर, जूट, व्हीट, कॉटन। तो ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स को लगाया जाए। प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी और रबड़ को उन्होंने बोला कि ये लगाना चाहिए क्योंकि वो उनके लिए रॉ मटेरियल्स थे। दूसरा, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन यूरोप। जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन करना था वो चाहते थे कि वो यहाँ पे लगाया जाए। फॉर एग्जांपल इंडिगो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इंडिगो की सप्लाई उनको वहाँ करनी थी। हमारे देश में इतना क्रेज़ नहीं था इंडिगो का उस टाइम पे। तो इंडिगो का यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू होता है। एनहांस द रेवेन्यू फॉर द स्टेट। वो चाहते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाए। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड का मतलब था कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि फॉरेस्ट प्रोडक्टिव नहीं है, वो कमर्शियल क्रॉप्स लगाना चाहते थे, वो प्लांटेशन करना चाहते थे, टी, कॉफ़ी, रबड़ का। वो चाहते थे कि ऐसी क्रॉप्स लगाई जाए जिनकी सप्लाई हमको यूरोप में चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन किस लिए किया जा रहा है? रेलवेज़ के लिए किया जा रहा है। 1850 से मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, रेलवेज़ क्यों बिछाई जाती है? ताकि अंग्रेज़ों की जो ट्रूप्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव कर सके। देखिए, अंग्रेज़ों ने अगर रेलवे ट्रैक्स बनाए हमारे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, तो उसका मेजर जो कारण था ना, वो उनके खुद के बेनिफिट के लिए था। वो चाहते थे कि भाई वो इस तरीके की रेलवे लाइन्स रहे, क्योंकि रोड तो थे नहीं इंडिया में उस टाइम पे, कच्चे रोड थे मोस्टली। तो रेलवे लाइन्स रहे ताकि ट्रूप्स हमारी फास्ट मूव कर पाए एक जगह से दूसरी जगह। तो इसलिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। दूसरा, कॉलोनियल ट्रेड को इम्प्रूव करना था। मान लीजिए एक बंगाल के अंदर जूट लग रहा है और अंग्रेज़ों को वो भेजना है किसी भी पोर्ट से। फॉर एग्जांपल कोलकाता पोर्ट यूज़ करते थे इनिशियली तो वो लोग, मान लीजिए किसी और पोर्ट से भेजना है, या फॉर एग्जांपल मुंबई से उनको कुछ सामान मंगवाना है, अगेन उनको कोलकाता पोर्ट से ही भेजना है। तो उसके लिए उनको या देश के किसी अंदर वाले भाग से लेकर आना है, तो उसको जब वो भेजते थे तो पोर्ट वो यूज़ करते थे अपने। तो चाहते थे वो कि भाई वो जो सामान है जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच जाए, ख़राब ना हो। इस टाइप के काम के लिए उन्होंने रेलवे लाइन्स को बिछाया। दूसरी बात जो उनको चाहिए था, डिफॉरेस्टेशन का कारण था वुड। उनको लकड़ी चाहिए थी। मैंने आपको बताया रेलवे लाइन के ऊपर जो है स्लीपर्स बिछाने के लिए लकड़ी चाहिए। टिम्बर, और किस लिए लकड़ी चाहिए? रॉयल नेवी के शिप्स बनाने के लिए उनको लकड़ी चाहिए। ठीक है, कैसे किया उन्होंने ये सब? उन्होंने जो है जंगलों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को। गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई वुड। कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए बहुत सारे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए कि भाई ये जंगल है, इसमें से आपको हमें सप्लाई करना है, ये पार्ट ऑफ द जंगल है, इसमें से आप हमें सप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से किया गया। तो एक प्लान तरीके से, बिल्कुल प्लानिंग के तहत जो है डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है अंग्रेज़ों के आने के बाद। ये आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, साल ट्रीज़ जो होते हैं ना, साल ट्रीज़ एकदम लंबे लंबे होते हैं, मोटा मोटा इनके तने होते हैं। तो साल ट्रीज़ जो है उसको रेलवे लाइन के स्लीपर्स बनाने के लिए काटा जा रहा है। कहाँ पर काटा जा रहा है? सिंहभूम फॉरेस्ट, छोटा नागपुर का पठार जो है वहाँ पर है ये। अब जो है राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री कैसे होता है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से वो कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने एक डाइट्रिच ब्रैंडिस नाम के एक जर्मन एक्सपर्ट थे, उनको लेकर आए। डाइट्रिच ब्रैंडिस, ये इनका नाम है। कुछ लोग इसमें से होंगे जो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी देते होंगे, तो उनके लिए आगे वाली 2-3 स्लाइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन राइट इन योर आंसर। और जो लोग फॉरेस्ट का एग्जाम भी नहीं देते, जो बाकी के एग्जाम भी देते हैं, अगर फॉरेस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट लॉ से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है, तो पूरा का पूरा मटेरियल जो है इन 2-3 स्लाइड्स में आपको मिलेगा। तो अब जो डाइट्रिच ब्रैंडिस आते हैं वो क्या करते हैं? अंग्रेज़ उनको लेकर आते हैं, जर्मनी के एक्सपर्ट है, उनको लेकर आ गए अंग्रेज़। वो बोलते हैं कि भाई आप जो है ना हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनो इंडिया की। ठीक है, आपको फुल पावर है, फॉरेस्ट के बारे में आप लॉज बनाओ, आप हमें एडवाइस करो, एक्सपर्ट है क्योंकि ये। तो उन्होंने क्या किया?
डाइटरिच ब्रांडेस आ गए, उन्होंने क्या किया, आके उन्होंने किया प्रॉपर सिस्टम विद लीगल सेंक्शन, एक बिल्कुल अच्छा सा सिस्टम बना दिया फॉरेस्ट सिस्टम, उसके ऊपर लीगल सेंक्शन लगा दी, जो भी उसको तोड़ेगा उसको कानून के तहत सज़ा मिलेगी, ठीक है। लोगों को ट्रेन किया गया साइंटिफिक साइंस ऑफ कंजर्वेशन, लोगों को बताया गया कि भाई कंजर्व कैसे करते हैं फॉरेस्ट की चीज़ों को, रूल्स बनाए गए, कोई भी जो रूल्स को तोड़ेगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करने के रूल्स हैं कि भाई आप जो है सिर्फ इस पोर्शन है उसी में सिर्फ आप लकड़ी काट सकते हो, ये वाला पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट है इसके अंदर सिर्फ आप अपने पशुओं को लेके आ सकते हो एंड दे कैन ग्रेज। ये सारी चीज़ें हमको पता है, जब हम पढ़ते हैं कोर एरिया के बारे में, फॉरेस्ट रिजर्व्स के बारे में, तो हमें पता होता है कि उसका एक कोर एरिया होता है, एक आउटर एरिया होता है। कोर एरिया के अंदर कोई एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती, बाहर वाले एरियाज़ में अलाउड होती हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स जो फ्रेम कब किए गए थे, इसका जो है हिस्ट्री आपको मिलता है यहाँ से। डाइटरिच ब्रांडेस जब आए थे, विच इज़ द जर्मन एक्सपर्ट, उनके द्वारा ये सारे मोस्टली रूल्स फ्रेम किए गए थे। तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है फैलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग पर, फॉरेस्ट का जो लकड़ी वकड़ी होती है उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ब्रांडेस जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की थी 1864 में। दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि व्हेनेवर यू हैव टू यूज़ योर आंसर, व्हेनेवर यू हैव टू राइट योर आंसर, दोज हु आर द फॉरेस्ट सर्विस एस्पिरेंट्स, अगर आप वो लिखते हैं आंसर तो यू कैन टोटली यूज दिस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की जाती है ब्रांडेस के द्वारा 1864 में। रेस्ट ऑफ द यू आप सबको भी पता होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, ही हेल्प टू फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। 64 में फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की जाती है, उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया जाता है। कब बना है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? 1865 में, जिसको अमेंड किया गया 2 बार, 1878 में और फिर 1927 में, राइट। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में 1906 में इसको भी बनाया गया। फॉरेस्ट वालों की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा कैंपस, और वहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो शानदार है। श्रेय किसको जाता है? श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की, इन्होंने जो है फॉरेस्ट सर्विस बनाई 1864 में और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1865 में, राइट। अब इन्होंने बोला कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की जाएगी। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब है कि नेचुरल फॉरेस्ट जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके के ट्रीज़ होते हैं। ऑब्वियसली बात है, नेचर ने अलग अलग तरीके के ट्रीज़ लगाए हैं। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर इन्होंने क्या किया, उन सबको साफ करके एक ही तरीके के ट्रीज़ लगा दिए। कौन से ट्रीज़ लगाए होंगे? वही ट्रीज़ लगाए होंगे जो इनको खुद को चाहिए, राइट। तो सबको साफ करके स्ट्रेट लाइन्स में आपको प्लांटेशन मिलेगी। जब आप जंगलों में जाएंगे, इनफैक्ट मसूरी जाएंगे, देहरादून जाएंगे, तब भी आपको देखने को मिलेगा, जंगलों में भी आपको स्ट्रेट लाइन में ट्रीज़ मिलेंगे। आई यूज़ टू वंडर, मैं जब छोटी थी तो मैं सोचती थी, मैंने कहा स्ट्रेट लाइन में कैसे नेचर ने लगाए हैं? नेचर ने नहीं लगाए। नाउ आई गॉट टू नो, मतलब जब मैं खुद अपनी प्रिपरेशन कर रही थी देन आई गॉट टू नो कि ये सब बाद में प्लांटेशन की गई है। तो प्लांटेशन जो एरिया था विच वॉज कट फॉर वुड वॉज लेटर रीप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन फ्यू ईयर्स। मतलब वो रोज़ में लगाते थे कि भैया एक रो काटेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक रो जहाँ पे काटी है वहाँ पे दोबारा से ट्रीज़ लगा दिए जाएंगे और साइंटिफिक तरीके से लिया जाएगा। तो 1978 में फॉरेस्ट एक्ट आता है जो कि डिवाइड कर देता है, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट बना देते हैं उसके तहत, और एक प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट बनाए जाते हैं। जो रिजर्व फॉरेस्ट बनाए जाते हैं उसके अंदर कोई विलेजर नहीं आ सकता। प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट जिसको बोला जाता है उसके अंदर लोग जो है अपना हाउस बना सकते हैं और फ्यूल के लिए लकड़ी ले सकते हैं। तो इस तरीके के चेंजेस लाए गए। ये देखिए देवदार प्लांटेशन इन कांगड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर 1933 में देखिए देवदार की इस तरीके से प्लांटेशन की गई है। तो आप सभी जब भी जाते होंगे पहाड़ों में, जो जंगलों में आप ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रीज़ देखते हैं एक के बाद एक, अगर आप देखेंगे तो आपको ना स्ट्रेट लाइन्स दिखाई देंगी। तो वो सब जो है वो सब प्लांटेशन है जो कॉलोनियल टाइम में की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सब चीज़ों से लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो हमारे लोग हैं यहाँ पर, इंडिया की बात अगर हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो लोगों की लाइफ में क्या हो रहा था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उसको ट्रीज़ चाहिए थे। किसके लिए चाहिए थे? उनको शिप्स बनाने थे और रेलवेज बनाने थे, ये समझ चुके हैं। टॉल एंड स्ट्रेट ट्रीज़ जो थे उनको वो चाहिए जिसमें आते हैं टीक और साल। टीक की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, साल की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। विलेजर्स को क्या चाहिए था? विलेजर्स को चाहिए था कि भाई मिक्स वैरायटी का फॉरेस्ट रहे। विलेजर्स को क्या मतलब है? उनको थोड़ा ना शिप बनाने हैं जाके, उनको थोड़ा ना रेलवे लाइन्स बिछानी है। विलेजर्स को, जो ट्राइबल लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, उनको फॉरेस्ट की ज़रूरत किस लिए है? क्योंकि उनका जीवन यापन होता है फॉरेस्ट के ऊपर। दे वर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उनको वो सब कुछ मिलता था, वहाँ से फ्यूल मिलता था, उनको फॉडर मिलता था, उनको लीज मिलता था, सब कुछ उनको फॉरेस्ट से मिला करता था। तो अब क्या है? फॉरेस्ट लॉ आ गया। विलेजर्स को क्या क्या मिल रहा है फॉरेस्ट से? विलेजर्स देखिए अपनी टोकरी बना लेते थे बैम्बू की से। विलेजर्स जो है लकड़ी से अपने इंस्ट्रूमेंट्स बना लेते थे, लकड़ी से जला लेते थे उसको, ऑयल मिलता था उनको, मेडिसिन मिलते थे, फ्रूट्स मिलते थे, सब कुछ उनको मिलता था। उनके जो पशु है वो अपना खाना खा लेते थे फॉरेस्ट से।
सो ये सारी चीज़ें जो हैं विलेजर्स को मिल जाती थी। अब क्या होता है, अब फॉरेस्ट एक्ट के आने की वजह से विलेजर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, मैंने बताया अभी हमने चार्ट में देखा कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। तो अब जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रिजर्व फॉरेस्ट में जाएगा तो दैट वाज अ क्राइम, ओके, तो इलीगल होता था। तो विलेजर्स की जो सारी एक्टिविटीज़ थी वो सारी इलीगल हो गई। अब कोई भी विलेजर अगर जाएगा, चुपके चुपके जाना पड़ता था उसको, चोरी छुपे लकड़ी काटने के लिए, सामान लेने के लिए, तो अगर वो पकड़ा जाता था तो उसको बहुत सारी ब्राइब पे करनी पड़ती थी। अब फॉरेस्ट सर्विस बनाई जा चुकी थी 1864 में। अब आप समझिए 1864 में फॉरेस्ट सर्विस बन गई है। तो जो फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिशियल्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे। मतलब करप्ट इन द सेंस कि ऑब्वियस ही बात है, ग्राउंड पे जो लोग काम करेंगे, डोंट टेक इट अदरवाइज, जो लोग ग्राउंड पे काम करेंगे उस एरिया के अंदर अगर कोई बीच में से उस चीज़ को लेने की कोशिश करेगा, जो एक एक्ट बन चुका है, लॉ बन चुका है, तो वो क्या करेंगे, वो उनसे मांगते थे चीज़ें कि अगर तुमको लकड़ी लेनी तो तुम ले जाओ, बदले में तुम हमको क्या दोगे, फूड दो या कुछ और चीज़ें दो, पैसा दो, राइट। पैसा तो होता नहीं था तो फूड देते होंगे वो। तो अब जो है फॉरेस्ट के जो वहाँ पे ऑफिसर्स पोस्टेड होते थे, जो जंगलों में रहते थे, वो क्योंकि ये फॉरेस्ट एक्ट आने की वजह से उन्होंने विलेजर्स को हरास करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये जो विलेजर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ट्राइबल्स हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं, महुआ को कलेक्ट कर रहे हैं। महुआ क्या होता है, महुआ एक फ्लावर होता है, उस फ्लावर से अल्कोहल बनता है और उस फ्लावर के जो सीड्स होते हैं उसका ऑयल भी निकलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है ये, ओके, महुआ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो हो रही थी उस टाइम पे, उसके ऊपर भी बैन लगाया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता था कि भाई एक पीस ऑफ लैंड है, उसको काट दिया जाएगा, उस पर फसल ली जाएगी, और जब वो 3-4 साल तक फसल देने के बाद जब वो ख़राब हो जाएगा, मतलब उसकी फर्टिलिटी लो हो जाएगी, तो उसे छोड़ के अगले पार्ट को कट किया जाएगा और वहाँ पे फसल लगाई जाएगी। तो ये वाली प्रैक्टिस को आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं हम इस चार्ट पे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या होता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से एक डिसएडवांटेज जो लगती थी कि डिसएडवांटेज जो थी, कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। अब ट्राइबल लोग हैं वो अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को लग रहा है कि भाई हमको तो यहाँ पर लगाने हैं साल के ट्री, तो ताकि हम उससे रेलवे लाइन बना पाएँ, ताकि हम उससे शिप बना पाएँ। ये लोग क्या कर रहे थे, एक एक फॉरेस्ट एरिया को काटते जा रहे हैं। जो ये आग जलाते थे जिससे कि वो जला के जंगल को साफ़ करते थे, उसकी वजह से डर होता था कि भाई उनकी लकड़ियाँ ना जल जाएं बाकी जगह पे पास रखी हुई। उनको ये भी नहीं समझ में आता था अंग्रेज़ों को कि कितना टैक्स हम इनसे ले। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, जिसको स्वीडन कल्टीवेशन भी कहा जाता है, अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी बैन कर दिया। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस वो लोग करते हैं जो ट्राइबल लोग हैं, जो जंगल के अंदर रहते हैं और जंगल के ऊपर पूरी तरीके से 100% डिपेंडेंट होते, तो वो लोग करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको बैन कर दिया। अब अगर इसको बैन किया जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, तो जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं उनको फोर्सफुली निकाला जाता है बाहर। तो इसकी वजह से हमको काफ़ी रेबेलियन भी देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे रेबेलियंस हुए इन प्रोटेस्ट ऑफ दैट। आप ये देख सकते हैं, देखिए, टुंगिया कल्टीवेशन, अ सिस्टम इन विच लोकल फार्मर्स वर अलाउड टू कल्टीवेट टेम्पररी विद इन अ प्लांटेशन, ओके। तो ये सारा कुछ है। ये वाला चार्ट देखिए आप, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मिल्पा कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका में, लैडिंग कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, चिटेमेने और टैवी कहा जाता है अफ्रीका में, चेना कहा जाता है श्रीलंका में, डाया, पेंडा, बेवार, नेवार, झूम, पोडू, खंडाड़ एंड कुमरी, ये सब कहा जाता है इंडिया में। तो दिस चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चार्ट को तो ज़रूर से आप रट लेना बहुत अच्छी तरीके से। झूम कल्टीवेशन के अलग अलग नाम हमारे देश में क्या क्या है, और देशों के अंदर जो झूम कल्टीवेशन के नाम है वो, ये सब सवाल जो है पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, और पूछे जाते हैं, मतलब प्रीवियसली बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा, अच्छी से रट लीजिएगा। सो दिस वॉज इट, ये चैप्टर था, फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। सेकेंड पार्ट में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों के आने की वजह से हमारे फॉरेस्ट लॉज में चेंजेस आते हैं, और किस तरीके से वो क्यों होते हैं, वो फॉरेस्ट लॉज क्यों बनाए जाते हैं, और फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ में क्यों चेंज आता है, उसके बारे में हमने जाना। उसके इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ रहे हैं ये हमने जानने की कोशिश किया। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।